गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये अपने 10th क्लास की विज्ञान का कार्बन एवं इसके यौगिक का वीडियो नंबर पार्ट सेकंड है। इस सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में अपन देख चुके हैं कि कार्बन क्या ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है, कार्बन के यौगिक के मध्य किस प्रकार से सिग्मा बंध, किस प्रकार से पाई बंध पाए जाते हैं, किस प्रकार से और इसमें बंध कोण पाया जाता है, और उसके कार्बन की जो विशेषताएं हैं वो फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है कार्बन एवं इसके यौगिक का, तो उसको जाके देखिए, उसके बाद में ही आपको यह सेकंड पार्ट यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलो अपन आप इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण। तो देखो, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन होता है क्या है। हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें एक तो हो हाइड्रोजन और एक हो कार्बन, यानी ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों क्या हो सम्मिलित, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। देखो अब इसकी शुरुआत करते हैं अपन। कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे लिख रखा है CH4, तो ये आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये बन गया आपका CH4। और पिछले वीडियो में अपन ये भी देखा था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो देखो, कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो रही नहीं हो रही, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस वाले हाइड्रोजन से, एक इस वाले हाइड्रोजन से, एक इस वाले हाइड्रोजन से, इसकी संयोजकता पूरी 4 हो रही है ना। तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन, मतलब जिसमें कार्बन हो तथा साथ में कार्बन के साथ कौन सा यौगिक जुड़ा हो, हाइड्रोजन यौगिक जुड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। अब देखो, इसका देखते हैं वर्गीकरण। क्या देखते हैं, वर्गीकरण। देखो, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक तो होता है विवर्त श्रृंखला युक्त, यानी अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं एलिफेटिक यौगिक। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक यौगिक। तो इसमें क्या है कि चक्रीय नहीं होता है। दूसरा होता है सवर्त श्रृंखला युक्त, यानी चक्रीय हाइड्रोकार्बन, यानी वलय युक्त यौगिक। इसको एरोमेटिक भी बोलते हैं, इसको एलिफेटिक बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करें एलिफेटिक यौगिक की। तो एलिफेटिक यौगिक की बात करें तो इसको दो भागों में बटा गया। बटा गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या किस में बटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और एक बटा गया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो कौन से हो जाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो वे हो जाएंगे जिसमें कार्बन व कार्बन के मध्य क्या हो, एकल बंध हो, यानी वे यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होगा वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनको बांटा गया है दो भागों में। जो आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, पहला तो बांटा गया है एल्कीन में और दूसरा बांटा गया है एल्काइन में। तो एल्कीन की बात करें अपन, तो एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि इसमें देखो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। तो ये कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। ये हो गया आपका एल्कीन। फिर बात करें एल्काइन की, किसकी, एल्काइन की। तो एल्काइन की बात करें तो देखो, एल्काइन में देखो इसमें क्या हो जाता है, इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य पाया जाता है त्रिबल बॉन्ड। क्या पाया जाता है, त्रिबल बंध। देखो ये लिखा है, इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है, जैसे प्रोपाइन, एसिटिलीन इत्यादि। अब अपन इनको यहीं पे साथ में इनके देख लेते हैं सामान्य संरचना सूत्र, एल्केन, एल्किन और एल्काइन की। तो देखो, सबसे पहले एल्केन का देखते हैं। किसका देखते हैं, एल्केन का। जो ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है उसको बोलते हैं एल्केन। तो ये आ जाएगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा जगह संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिग्मा बंध भी, अभी एक है तो सिग्मा बंध ही तो है। अगर डबल बंध होता तो पाई बंध हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो एकल बंध है, तो एकल बंध है तो कौन सा बंध पाया जाएगा, सिग्मा बंध पाया जाएगा। देखो, उसका सामान्य संरचना सूत्र है। इसका सामान्य संरचना सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। जहाँ n तो है कार्बन की संख्या, और कार्बन की संख्या को 2 से गुणा करेंगे, प्लस उसमें 2 जोड़ देंगे, तो क्या जाएगा, एल्केन का सूत्र आ जाएगा। जैसे मैं लिखूँ C4H10।
अब आपको पता लगाना है कि ये एल्केन है, एक एल्कीन है, एक एल्काइन है। तो आप पता लगाओगे तो इसमें एन के स्थान पे कितने आ रहे हैं, इसमें 4 आ रहे हैं। फिर 4 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ोगे तो कितने आएंगे, 10 आ रहे हैं। तो ये सूत्र इस पर अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा है, ये सूत्र इस पर अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब जो आपको मैंने यौगिक दिया HC4H10 ये क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन है। तो ये तो हो गया एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। बात करते हैं अपने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हो जाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये रहे आपके एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में क्या हो जाता है, कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। उस एल्कीन में +2 होता था ना, इसमें +2 नहीं होगा। ये एल्कीन का सामान्य संरचना सूत्र हो जाएगा CnH2n। अब एक यौगिक लेके देखते हैं। देखो यौगिक लें तो यौगिक ले तो लेता हूँ, वही ले लेता हूँ C4H8। अब देखो इसमें n के स्थान पे कितने हैं, 4 हैं। n को 2 से गुणा करोगे, 4 दूनी 8। तो ये सूत्र इस पर अप्लाई, ये भाई जो आपका ये सूत्र, ये वाला सूत्र है, ये इस पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। तो इसका मतलब जो आपको ये यौगिक दिया है C4H8, ये कौन सा यौगिक है, ये आपका एल्कीन है। अब बात करते हैं एल्काइन की। देखो अब एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n और -2। ये किसका हो जाएगा, एल्काइन का। अब देखो इसमें एक यौगिक लेते हैं भाई, C4 और H6। अब आपको बताना है कि ये एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो बताना है कि ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, ब्यूटाइन है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्यूटेन है, ब्यूटाइन है या ब्यूटीन है, तो आप इसमें सूत्र लगाओ। देखो n के स्थान पे कितने हैं, 4। n को 2 से गुणा कर, 4 दूनी 8, 8 में से 2 को उठाए, कितने बचे, 6 बचे। ये सूत्र किसका होता है, एल्काइन का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको यौगिक दिया है ये एल्काइन है, और एल्काइन है तो 4 कार्बन है तो इसको बोलेंगे ब्यूट, तो ये ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। एक बार मैं आपके स्क्रीन पे सामने एल्केन, एल्काइन और एल्कीन तीनों के सामान्य सूत्र दोबारा लिख देता हूँ, देख लेना इसको। देखो बात करें अपन एल्केन की सूत्र की, तो एल्केन के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है भाई CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ये लिख दिया आपके तीनों सामान्य संरचना सूत्र, तो इनको आप याद कर लेना, ठीक है। ये तो हो गया आपका विवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। अब बात करें संवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, किसकी बात करें, संवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। तो ये आपके संवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये भी कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के। संवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन कौन से हो जाएंगे, वलय युक्त हाइड्रोकार्बन। कौन से हो जाएंगे, वलय युक्त हाइड्रोकार्बन। इसी 2 प्रकार के हो जाएंगे। देखो एक तो जगह एलिसाइक्लिक यौगिक और एक जगह एरोमेटिक यौगिक। तो एलिसाइक्लिक यौगिक को एलिफेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफेटिक कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो श्रृंखला होगी ना, उसमें कार्बन के मध्य केवल और केवल एक कलबंध पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, एक कलबंध पाया जाएगा। इसको एलिफेटिक भी बोलते हैं। अब देखो इनमें सब में जो आपको दिख रहा है साइक्लोहेक्सेन है, इसमें कहीं भी कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध नजर नहीं आ रहा है ना, तो ये हो गया आपका एलिसाइक्लिक। और ये आपका जो बेंजीन है, इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य देखो ये द्विबंध रहा, ये द्विबंध रहा और ये द्विबंध रहा, ये द्विबंध नजर आ रहे हैं ना, तो ये द्विबंध नजर आ रहे हैं आपको। इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया एरोमेटिक यौगिक। आया समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन हाइड्रोकार्बन को वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन जो इनको कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति है। क्या है, नाम पद्धति है। तो नाम पद्धति के अनुसार एक तो रूढ़ पद्धति होती है, एक व्युत्पन्न पद्धति होती है, और एक होती है IUPAC पद्धति, और कार्बन यौगिक नाम पद्धति। तो सबसे पहले रूढ़ पद्धति देखते हैं। तो रूढ़ पद्धति क्या है, देखो रूढ़ पद्धति है, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इस देखो ये
इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत तथा गुणों के आधार पर किया जाता है। मैंने प्राकृतिक स्रोत मतलब जो कार्बनिक यौगिक हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर रूढ़ पद्धति में नामकरण किया जाता है। तो ये रूढ़ पद्धति थी। इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता, कभी कभार आपको पूछ लेते हैं मार्शल गैस का सूत्र क्या होता है। तो मार्शल गैस का सूत्र होता है CH4। या फिर एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COH। और ये ऐसे भी पूछ लेते हैं कि एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है। तो ये सिरके से प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, सिरके से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। देखो तो देखो ये आपकी हो गई रूढ़ पद्धति। अब रूढ़ पद्धति में अपन देखते हैं एक नॉर्मल पेंटेन। कौन सा देखते हैं, नॉर्मल पेंटेन। देखो ये एन पेंटेन है। एन पेंटेन को अपन 1 पेंटेन भी बोल सकते हैं। क्या 1 पेंटेन क्या बोल सकते हैं, इसको 1 पेंटेन बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं एन पेंटेन। क्या बोल सकते हैं, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन या 1 पेंटेन बोल सकते हैं। अब एक इसमें होता है आइसो समूह और एक होता है इसमें नियो समूह। क्या होता है, एक होता है इसमें आइसो समूह है और एक होता है नियो समूह है। तो देखो आइसो समूह की बात करें अपन, तो आइसो समूह तो कौन सा होता है। आइसो समूह तो ये होता है कि इसमें एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। जैसे ये एक कार्बन है, इससे एक कार्बन ये जुड़ गया और एक कार्बन ये जुड़ गया। मतलब कि साफ शब्दों में बोलें तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो एक कार्बन की संयोजकता 2 अन्य कार्बन परमाणु का ये हो। अभी ये कार्बन इसकी 2 संयोजकता ये हैं, ये 2 अन्य कार्बन परमाणु से पूरी हो रही है। तो कौन सा समूह हो गया, आइसो समूह हो गया। दूसरी बात करते हैं नियो समूह की। कौन से समूह की बात करें, नियो समूह की। तो नियो समूह में क्या हो गया, नियो समूह में कार्बन की चारों संयोजकता है वो कार्बन से पूरी होती है। किससे पूरी हो रही है, कार्बन से पूरी हो रही है। देखो यहाँ पे ये आपको साफ नजर आ रहा है कि जो ये बीच वाला कार्बन है इसके चारों संयोजकता है कार्बन परमाणु से पूरी हो रही है। इसको क्या बोलेंगे, नियो समूह। ये हो गई आपकी रूढ़ पद्धति। अब बात करें व्युत्पन्न पद्धति की। किसकी बात करें, व्युत्पन्न पद्धति की। तो देखो सेकंड नंबर व्युत्पन्न पद्धति। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिक का नामकरण सरल यौगिक का व्युत्पन्न मान के किया जाता है। किसका व्युत्पन्न मान के किया जाता है, सरल यौगिक का व्युत्पन्न मान के किया जाता है। तो देखो सरल यौगिक का व्युत्पन्न मान, ये आपका मेथेन है। इसको अपन ने मान लिया है कि ये ट्राइमेथिल मेथेन का व्युत्पन्न है। किसका, ट्राइमेथिल मेथेन का व्युत्पन्न है। और बीच में आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कई विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर आपकी वीडियो नहीं मिल रही। तो वीडियो तभी मिलेंगी जब आप हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश शार को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ, और जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है वो आप कमेंट करेंगे। तो हमेशा वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाइए, प्रेस कीजिए। ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं मेथिल की। ये आपको दिख रहा है ट्राइमेथिल। किसकी बात करें, ट्राइमेथिल की। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि मिथिल होता है क्या है। कौन, मिथिल होता है क्या है। मिथिल की बात करेंगे तो देखो ये है CH4। ये क्या होता है, मेथेन होता है ना, सबने पढ़ा हुआ है मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन होता है। ठीक है। अब अगर मेथेन होता है तो देखो मेथेन किस अपन क्या पढ़ते हैं, मेथेन की ये तो होती है भाई कि ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, और एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। मतलब कार्बन की संख्या चारों हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। इधर देखो चारों हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। अब इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ, क्या कर दूँ, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दूँ। एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो इसका ये वाला बॉन्ड है, ये यहाँ पे इसका एक रिक्त बच गया। तो इसको एक रिक्त बचता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा CH3 और एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये हो गया आपका CH3 और इसके पास ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया ना, इसको बोलते हैं मिथिल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथिल। तो देखो ट्राइमेथिल की बात करें अपन तो देखो इसमें 1 2 3 CH3 में जुड़े हुए हैं। इसको बोल दिया 1 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई। तो 3 जुड़े हैं तो ये तो होगा ट्राई। फिर CH3 में जुड़े हैं तो उसको बोलते क्या बोलते हैं, मिथिल। और फिर बच गया कौन, एक ही बीच वाला CH बच गया, बाकी 3 संयोजकताएं इनसे पूरी हो रही है। तो ये CH4 हो गया तो उसको क्या बोल देंगे, मिथिल। इस प्रकार से ये होगी इनकी व्युत्पन्न नाम पद्धति।
और फिर अगली पद्धति आएगी अपनी IUPAC पद्धति। उसमें से आपको हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, IUPAC नामकरण करवाया जाता है, तो उसको देखेंगे अपन वीडियो के थर्ड पार्ट में। तब तक बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।